हेलो विनर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विनर्स का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मस्ती भरी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। चलिए, जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसकी क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है। जिन्होंने क्लास 1 मिस करी जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो वीडियो को। आपको जो इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास है, वो आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से जल्दी से हमारी आज की क्लास एक क्विक रिवीजन के साथ। अंतर्देशीय उत्पादन, जिसके बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी। हमने जो क्लास 1 अटेंड करी थी, आपने जो मेरे साथ क्लास 1 अटेंड करी थी, उसमें ये बात हम कर चुके हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये आपके जितने भी ये टॉपिक है ये इसी चैप्टर के अंदर है। यही सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करे हैं। हमने उत्पादन और को आपस में जोड़ना कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हमने जान लिया। उसके बाद विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे हुआ। उसके बाद वैश्वीकरण की परिभाषा। अब वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले हमने 2 कारक बात करे थे, जिसमें परिवहन के बारे में था और आधुनिक तकनीकों के। ये 2 कारक है ना। किसी भी देश के या वैश्वीकरण के को बढ़ावा देने वाले 2 कारक के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी ले ली थी पहली क्लास में। चलिए आज हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी थी उदारीकरण, एक बार हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात, व्यापार अवरोधक ट्रेड बैरियर्स। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को रोकने या नियमित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को व्यापार अवरोधक कहते हैं, जैसे आयात पर टैक्स या कोटा। अब भारी मात्रा में विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में आकर अच्छा व्यापार किया। अब जब वो व्यापार कर रही थी तो उसके ऊपर कुछ क्या लगा दिए, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक क्यों लगाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना फैले और जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जितनी भी भारत की खुद की कंपनी, उत्पादन जो भारत में ही उत्पादन कर रही हो, भारत की ही कंपनियां हैं, भारतीय लोगों की कंपनियां हैं, उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए, कुछ व्यापार अवरोधक लगाए गए, जैसे टैक्स या कोटा की इतना ही सामान आप बेच सकते हैं, इतना ही सामान आप साल भर में या महीने भर में बना सकते हैं, या इतना ही माल आप बेच सकते हैं और जितना भी माल आप बेच रहे हैं उस पर आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा, ताकि जो भी आम व्यापारी है, आम व्यापारी बोले तो जो बाजार में व्यापार करता है, जो भारत के बाजार में व्यापार करता है, उसे कम नुकसान या उसे नुकसान ना हो। अब स्वतंत्रता की बात हमने बात करी 1947, भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार अवरोधक लगाए कि ज्यादा से ज्यादा अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत में आ जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा, है ना। प्रतिस्पर्धा होगी तो इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो सामान खरीदा जो कम दाम में मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब लागत ज्यादा लगती है तो सामान की जो कुल मिलाकर सामान की जो वैल्यू होती है, उसको जिस पैसे में हम खरीदते हैं वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें लागत ज्यादा लगी है। तो मुनाफा निकालने के लिए जो माल बेच रहे हैं उसको ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन किनके सामने ना है, जो भारत के बाजार में ऑलरेडी व्यापारी हैं उनको ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, इस वजह से कुछ व्यापार अवरोधक लगाए गए स्वतंत्रता के बाद से ही। अब उदारीकरण, सरकार द्वारा इन व्यापार अवरोधकों का या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण। अब क्या गया, जब सरकार ने देखा कि अब जो आर्थिक स्थिति है किसकी, भारत की, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। अब हमें जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको भी मौका देना चाहिए
कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, यहाँ पे काम करे, उत्पादन करे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाए। अब 1991 के आर्थिक सुधार, सन 1991 की शुरुआत में भारत सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व प्रतिस्पर्धा दुनिया भर की कंपनियों के बीच होने वाला मुकाबला या कंपटीशन का सामना करना चाहिए। इसलिए व्यापार प्रबंधों को बड़े पैमाने पर हटा दिया गया। मतलब जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, किस पर? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे, वो कम कर दिए गए और कुछ हटा दिए गए ताकि दोनों की प्रतिस्पर्धा हो पाए। किन दोनों की? जो भारत के बाजार हैं उनकी और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी, है ना। चलिए, ये था हमारा उदारीकरण। अब हम बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, मनोरंजन वाले औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए। अब क्या हुआ? जब देखा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और अपन सुधार सकते हैं, तो क्या किया? केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं की, जैसे बिजली, पानी और सड़कें, मनोरंजन वाले औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए कि यहाँ पे भी उद्योग किया जाएगा। यहाँ फैक्ट्रियां लगाने वाली कंपनियों को शुरुआत के 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया था ऑफर, कोई दुकान है वहां, कोई कपड़े की दुकान है वहां 50% ऑफ चल रहा है कि 50% ऑफ, एक चीज खरीदो और 50% ऑफ। स्वाभाविक सी बात है, ग्राहक जो है, जो वहां जो कपड़े खरीदने जा रहा है वो जरूर जाएगा उस दुकान पे, है ना। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए किसको आकर्षित किया? जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जितनी भी एमएनसी कंपनियां, उनको भारत में बुलाने के लिए, भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए यह ऐलान किया गया कि शुरुआती 5 साल तक जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही श्रम कानूनों में थोड़ी ढील दी जाती है। श्रम कानून जैसे जो मजदूरों के लिए कानून है, जो भी उनके साथ मजदूर मेहनत करते हैं उनके लिए जो कानून है उसमें भी ढील दी गई। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये गांव का सरपंच मान लीजिए, ये है सरपंच। कौन है ये? सरपंच। अब ये जो सरपंच हैं, ये एक गांव के सरपंच मान लीजिए। जैसे गांव में सरपंच होते ना, जो बैठते हैं और गांव में यदि कोई मुसीबत आई है तो उसको बैठ के, सारे सरपंच बैठ के सुलझाते हैं। ये सरपंच मान लीजिए आपके गांव का। विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। अब ये सरपंच विश्व व्यापार संगठन क्यों आया? क्या इसका कारण हुआ? अब क्या हुआ? जब सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में व्यापार करने लगी और जितने भी लोकल बाजार, जो वहां के व्यापारी हैं, जो उन लोकल बाजारों में पहले से ही उत्पादन करते हैं, पहले से ही अलग अलग सामानों को बेचते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो कपड़े हो या कोई भी सामग्री हो जिसको बेचते हैं, उनको न्यायपूर्वक बाजार में काम करने को मिले, ताकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बाजार पे कब्जा जमा कर बैठी है, और उसकी वजह से किनको घाटा हो रहा था? जितने भी लोकल बाजार वाले थे, जितने भी लोकल बाजार के व्यापारी थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा संगठन बनाया गया, विश्व व्यापार संगठन, जिसको नाम दिया गया विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों बना ये हम जानेंगे, इसका क्या उद्देश्य था वो भी जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये संगठन की स्थापना कब हुई। अब ये संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995, है ना, 1995 में को हुई थी। उद्देश्य, यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना
और देशों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार के नियम तय करना। मतलब कुल मिलाकर संतुलन बनाना किनके बीच में, जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हैं, जितने भी बहुराष्ट्रीय व्यापार हैं, उनके बीच में संतुलन बनाना देशों के अंदर। मान लीजिए कोई देश में सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उस देश की कोई भी कंपनियां थी, पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से उनको घाटा हो गया और वो सारी कंपनियां बंद हो गई, तो क्या ये किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है? नहीं। किसी भी देश के लिए, मैं पर्टिकुलरली भारत की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी देश के लिए ये सही नहीं है। उससे जो देश है वो लॉस में चला जाता है, घाटे में चला जाता है और उस देश पे बहुत कर्ज आ जाता है। तो ये सभी चीजों का संतुलन करने के लिए, सभी चीजों को संतुलित करने के लिए किसका उद्घाटन किया गया, किसको स्थापित किया गया, किसकी स्थापना की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, सरपंच की स्थापना की गई, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देख सके कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कंपनियां हैं वो संतुलित आधार पर और निष्पक्ष पूर्वक और न्याय पूर्वक काम करे, ताकि जो लोकल बाजार के व्यापारी हैं उन्हें भी व्यापार करने का मौका मिले, उन्हें भी उत्पादन करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये बात रही। अब स्थापना व मुख्यालय, अब ये स्थापना कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे सरपंच कहाँ बैठते हैं? गांव में एक पेड़ है, एक बड़ा सा जगह है जहां पे सब लोग आ सके, वैसे ही इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा करके जो जगह है वहां पे ये स्थित है। क्या स्थित है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कमी और विवाद, यद्यपि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए मुफ्त व्यापार की वकालत करता है, परंतु व्यवहार में विकसित देश जैसे अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं और विकासशील देशों पर जबरन प्रतिबंध हटाने का दबाव बनाते हैं। अब क्या होता है, जब WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए मुफ्त व्यापार की वकालत करता है कि व्यापार करो पर मुफ्त में, ऐसे जैसे जो नीचे तबके के लोग, जो थोड़े गरीब लोग हैं, उन पे भार ना चढ़े, और जो भी भारी सब्सिडी देता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे अमेरिका में जो किसान रहते हैं उनको बहुत सब्सिडी मिलती है। हमारे भारत में भी यह कानून आया था और आया है और चलता है, क्योंकि किसानों को भी सब्सिडी मिलती है। जैसे उनका बिजली का कम, जो भी किसान भाई हैं या किसान घर से, उन्हें पता होगा कि उन्हें भी कुछ सब्सिडी मिलती है। जैसे बिजली का बिल थोड़ा कम आता है क्योंकि वो खेती कर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम होता है, खेती आसानी से नहीं होती है, बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। जो किसान के घर में बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे खेती होती है। अब जबकि ये बात किसके अंदर आई कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व व्यापार संगठन है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों की वकालत करता है, इन चीजों की वकालत करता है। तो यही एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बच्चों, हर चीज के हमेशा दो प्रभाव होते हैं। कोई भी चीज यदि आगे बढ़ती है या कोई भी चीज लागू होती है, चाहे कोई भी मैं ऑर्डर मान लूं या कोई भी चीज लागू होती है, तो उसके दो प्रभाव जरूर होते हैं। अब उसका एक प्रभाव होता है सकारात्मक और एक प्रभाव होता है नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लीजिए वही गांव वाला एग्जाम्पल, आपके गांव में आप बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हो, कोई साड़ियों की दुकान लगा रहा है, कोई खिलौनों की दुकान लगा रहा है, कोई खाने पीने की दुकान लगा रहा है, आपके गांव में आप आराम से दुकान लगा रहे हो, और मान लीजिए आपकी दुकान के ठीक पास में वो खिलौने वाला कोई एक ही दुकान वाला होगा जो आपके गांव में लगाता होगा, सिर्फ एक ही।
और जो भी खाने पीने की चीजों की दुकान लगा है वो भी कोई एक ही होगा, और जो कपड़े की दुकान लगा रहा है वो भी कोई एक ही होगा। अब ठीक उसी की दुकान के पास में कहीं दूसरे शहर या दूसरे गांव से एक व्यक्ति आ जाता है और उसी के पास में दुकान लगाता है और सस्ता सामान बेचता है और अच्छा सामान बेचता है, या सस्ता सामान बोल के या महंगा सामान बोल के कुछ भी सामान बेचता है और लोग उसे खरीद लेते हैं। आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आप शुरू से वहां बेच रहे हो, अरे भैया मेरी अच्छी भली दुकानदारी खराब कर दी। अब वैश्वीकरण की जब हम बात करें तो उसके हम पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे कि इससे कैसे भारत में पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब वो क्या क्या है? शहरी उपभोक्ताओं ग्राहकों को लाभ, जितने भी शहरी उपभोक्ता मतलब वो व्यक्ति जो सामान का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी उत्पादन किया जा रहा है उस सामान को खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर्स। इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, कस्टमर्स। जैसे यदि मैं आपके लिए एक बुक बना रही हूं या किताबें बना रही हूं या पेंसिल बना रही हूं, कोई भी ऐसी पढ़ाई की चीज बना रही हूं और आप मेरी दुकान पे खरीदने आ रहे हो, तो मैं हो गई उत्पादन, मैं उत्पादन करने वाली हो गई, मैं उत्पादक हो गई, है ना। और आप खरीदने आ रहे हो तो आप क्या हो गए? आप हो गए उपभोक्ता, क्योंकि आप आके सामान खरीद रहे हो, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, है ना। को कम दाम में इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और फास्ट फूड के बेहतर विकल्प मिले। अब क्या हुआ? वही मेले वाला एग्जाम्पल, मेले में है तो सिर्फ एक समोसे वाले, है ना, रामलाल के समोसे वाला, खाना है तो वही खाओ वरना और कोई विकल्प नहीं है। पर जब वैश्वीकरण हुआ तो क्या हुआ? शहरों में जितने भी उपभोक्ता, जितने भी ग्राहक, जितने भी कस्टमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स थे, उनको लाभ मिला। किस तरह का लाभ मिला? एक तो उनको विकल्प और मिल गए। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा पैसों में आता था, वो वही ज्यादा पैसों में मिल रहा है, पर जितने पैसों में वो पहले बाहर से मंगाते थे उससे कहीं थोड़ा कम, है ना। तो यहीं पे मिलने लग गया, तो उनके पास विकल्प हो गए। जैसे अब समोसा नहीं खाने की इच्छा है तो उसके लिए आपको बर्गर मिल गया, पिज्जा मिल गया, है ना, चाइनीज मिल गया। तो इस तरह से जो भी शहरी उपभोक्ता है उनके लिए ये लाभ हुआ कि उनको अलग अलग तरह के विकल्प मिल गए इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी और फास्ट फूड में। ठीक है, कि अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदना है तो और भी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे लिया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां है ना। और गाड़ियों में भी उन्हें विकल्प मिल गए और फास्ट फूड के भी उन्हें बेहतर विकल्प मिले। अब रोजगार सृजन क्या हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, अब वो वहां से इतने सारे लोग तो उत्पादन के लिए लेके आ नहीं सकते थे, है ना, कि वो जो उनकी फैक्ट्री में काम करे, उनकी दुकानों में काम करे, वो इतने सारे लोग तो वहां से ला नहीं सकते। तो उन्होंने यहीं के लोगों को काम दिया और काम सिखाया। तो उससे क्या हुआ? रोजगार बढ़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कॉल सेंटर और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार मिले। जैसा मैंने आपको बताया कि उत्पादन के लिए लोग लगे, आईटी मतलब आईटी का टोटल जितना भी लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिला। जिनको आईटी डिपार्टमेंट में काम करना है उनको रोजगार मिला। कॉल सेंटर, जैसा मैंने बताया, कस्टमर केयर, कोई दुविधा हुई आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया, कस्टमर जो पर्सन आपसे बात कर रहा है वो आपकी भाषा में ही बात करेगा, है ना, वो आपको समझ पाएगा। यदि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो उन्हीं का ही पर्सन रख देते, उन्हीं की भाषा वाला, तो कोई भी भारतीय बात ही नहीं कर पाता, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे कॉल सेंटर्स बनाए और वहां पे किन्हें पदस्थ किया? यहीं के लोगों को, यहीं के भारत के जो लोकल लोग हैं उन्हें ही पदस्थ किया, वहीं पे उन्हें ही नौकरियां दी। ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार पैदा हुए। अब शीर्ष भारतीय कंपनियों का उदय। अब टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबिक्स दवाई और सुंदरम फास्टर्न्स जैसी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनकर उभरी।
अब जब बात हुई कि जो भारत की कंपनियां हैं वो भी बाहर जाकर अपना उत्पादन करेंगी और वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनेंगी, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया था, उदारीकरण हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी भारतीय कंपनियों का उदय हुआ वो इसी प्रक्रिया से हुआ। किससे? वैश्वीकरण से। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका यह सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि लोगों को विकल्प मिलने लग गए, उसमें लाभ हुआ, उसके बाद रोजगार बढ़ गया, जितने भी मजदूर जिनके पास काम नहीं था उन्हें काम मिल गया, जो मेहनती मजदूर थे उनको काम मिल गया। उसके बाद जितने भी भारतीय उत्पादन थे उन्हें भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला और बाहर जाके वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर उभरी। कौन सी कंपनियां? जो भारत के बाजार में पहले काम करती थी। ये कुछ कंपनियां हैं, उनके नाम एग्जाम्पल में लिखे हैं। आपको यदि कोई और कंपनी ऐसी पता है जो भारत की है पर वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं नकारात्मक। मैंने बोला हर चीज के दो प्रभाव होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। हमने सकारात्मक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वकरण का नकारात्मक प्रभाव। क्या नकारात्मक प्रभाव हुए? छोटे उत्पादकों की तबाही। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, उनने देखा कि एक छोटी कंपनी, कौन सी कंपनी? छोटे उत्पादकों की कंपनी काम कर रही है, उसे खरीद लिया। क्योंकि अब वो छोटी उत्पादक कंपनी क्यों बिक गई? क्योंकि उसे पता था यदि मैं अभी नहीं बिकी तो बाद में आके ये लोग मेरा पूरा वो कर देंगे, मतलब मेरे पूरे ग्राहक ले लेंगे। क्योंकि लोगों को था कि हम विदेशी चीज भी इस्तेमाल करें, है ना, एक जो वो शो ऑफ वाली जो भावना होती वो लोगों में थी। तो उससे क्या हुआ, जितने भी छोटे उत्पादकों की तबाही हो गई। कैसे हुई? विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान के सामने भारत के छोटे और कुटीर उद्योग जैसे खिलौने, बैटरी, प्लास्टिक का सामान। अब जाहिर सी बात है, कहीं पे समोसा 10 रुपए का मिल रहा, कहीं पे 15 का। ठीक है, टेस्ट में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, क्वालिटी में भी डिफरेंस है। पर अगर आपकी जेब में 10 रुपए होंगे तो आप 10 रुपए का समोसा खाओगे, और 15 रुपए होंगे तो 15 रुपए का समोसा खाओगे। पर आपको 5 रुपए बचाना है तो आप कितने का समोसा खाओगे? आप 10 रुपए का समोसा खाओगे। तो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जितनी भी विदेशी कंपनियां जो सस्ते में सामान दे रही थी, उन्होंने क्या करा, जितनी भी छोटी और कुटीर उद्योग थे जैसे खिलौने के, बैटरियों के और प्लास्टिक का सामान बनाने वाली, उन सबका जो व्यापार था, जो उत्पादन था, वो ठप पड़ गया। उसमें लोगों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनियां आई उन्होंने सस्ते दामों में अपना माल बेचा और जितने भी छोटे उत्पादक थे, जितने भी छोटे व्यापारी थे, उनका व्यापार ठप पड़ गया था, उसमें तबाही आ गई थी और वो बंद हो गए। इवन वो क्या हो गए? बंद हो गए। श्रमिकों की असुरक्षा। तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों ने लागत कम करने के लिए श्रमिकों को स्थायी नौकरी के बजाय अस्थायी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखना शुरू कर दिया, जिससे श्रम अधिकार खत्म हो गया। अब पहले श्रम अधिकार लगाया गया था कि आप जिस भी इंसान को, जिस भी भारत के मजदूर को आप काम पे रखेंगे तो आपको उसको हटाना नहीं है, और कुछ और भी उसमें पॉलिसीज थी वो रखी। पर जब उदारीकरण हुआ तब क्या हुआ, जो श्रम अधिकार थे वो जो खत्म हो गए थे, तो उसके बाद क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जितने भी मजदूर काम करते थे के लिए श्रमिकों को स्थानीय नौकरी, मतलब आपको अस्थायी नौकरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे, कि आप सिर्फ 6 महीने काम करोगे, उसके बाद आप काम नहीं करोगे या आप हटा दिए जाओगे। आपको इतना बनाना पड़ेगा, यदि एक भी चीज कम बनी या एक भी यूनिट कम बनी तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करते हुए उन्होंने श्रमिकों की असुरक्षा बन गई, वो सुरक्षित नहीं महसूस करने लगे, उनको सैलरी भी कम देने लगे। ठीक है,
उनपे ये क्या बोलते हैं, उनपे बर्डन आ गया। क्या बर्डन आ गया कि जल्दी से जल्दी इतना इतना सामान बनाना है, यदि नहीं बना पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। उस वजह से कंपनियों में लापरवाही भी होने लगी, तकनीकी गड़बड़ भी होने लगी। तकनीकी गड़बड़ की वजह से यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाता था, तो उसका परिवार पूरा रोड पे आ जाता। तो इस तरह से श्रमिकों की असुरक्षा हुई, जिससे श्रम अधिकार खत्म हो गए कि श्रम का कोई भी अधिकार, जितने भी मजदूर हैं उनका कोई अधिकार नहीं बचा। क्षेत्रीय विषमता, वैश्वीकरण का लाभ केवल बड़े शहरों और कुशल शिक्षित लोगों तक सीमित रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब आबादी इससे अछूती रह गई। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है, आप एक कंपनी चला रहे हो, अब आपने कंपनी में लोग रखने हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो मेरी बात समझ पाए, जो मेरे साथ काम कर पाए, जिसको मैं समझा पाऊं। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उन्हें कैसे समझा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आई तो सबसे ज्यादा फायदा कौन से मजदूरों को हुआ, कौन से लोगों का, जो शहरों में थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, है ना, जो शिक्षित थे और जो शहरों में ही रहते थे। क्योंकि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई उन्होंने ऐसी जगह अपनी उत्पादन की कंपनी लगाई जहां पे लोग आसानी से आ जा सके, और वो लोग भी वहां पे आ जा सके जो पढ़े लिखे हैं। अब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे, शहरों में। तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां के जितने भी गरीब मजदूर, उन्हें वो श्रम नहीं मिल पाया, उन्हें वो मजदूरी का मौका नहीं मिल पाया। इसी रीजन से क्षेत्र विषमता हो गई, जितने भी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब आबादी इससे अछूती रह गई। मतलब जो भी गांव के लोग थे उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का मौका नहीं मिला, कम मिला, है ना। अब हम आगे बात करेंगे। अब न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। क्यों न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, क्यों? न्याय संगत वैश्वीकरण का अर्थ ऐसा वैश्वीकरण जो समाज के सभी वर्गों, अमीर गरीब, बड़े उद्योगपति और छोटे मजदूरों को बराबरी का फायदा और अवसर दे। मतलब चाहे वो छोटा उत्पादक हो, है ना, चाहे वो बहुराष्ट्रीय उत्पादक हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, सभी के वर्गों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा उद्योगपति हो और छोटे मजदूरी क्यों ना हो, सबको बराबरी के फायदे का अवसर दे। सरकार की भूमिका, सरकार निम्नलिखित कदम उठाकर इसे प्राप्त कर सकती है। अब ये हमारा एक सजेशन होगा, ये आईएमपी है, ये आता ही आता है। क्या? अब न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई, अब जितने भी छोटे उत्पादक है, पहले तो बाजार उन्हीं से ही चल रहा था, है ना, पर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आने से क्या हुआ, उनको घाटा हुआ, वो उनके जो व्यापार थे वो ठप पड़ गए, बंद ही हो गए। तो अब कहाँ संघर्ष करना पड़ा? न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए, कि एक न्यायपूर्वक हो। जब वैश्वीकरण की बात है तो वो न्यायपूर्वक हो। अब सरकार क्या कदम उठाकर इसे प्राप्त कर सकती है? ये श्रम कानूनों को ठीक से लागू करके मजदूरों की अधिकारों और उचित मजदूरों की सुनिश्चित करना। मतलब जितने भी श्रम है, जितने भी मजदूर हैं, उनके लिए ठोस कानून बनाए, जिसको जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बड़ी उद्योगपति कंपनियां या उद्योगी कंपनियां हैं, उन्हें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़े और मजदूरों के लिए मतलब उचित निर्णय ले जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, ना मजदूरों को नुकसान हो, ना उत्पादनों को, ना कंपनियों को। चलिए, छोटे उत्पादकों को तब तक सरकारी सहायता जैसे सब्सिडी या तकनीकी मदद देने जब तक वे वैश्विक कंपनियों से मुकाबला करने से सक्षम ना हो। सब्सिडी का मतलब होता है किसी भी चीज में छूट मिल जाए, जैसे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, और कहीं बार महिलाओं को भी बहुत सारी चीजों में सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। सब्सिडी का मतलब
छूट। तो कौन सी कंपनियों को, कौन से उत्पादकों को? छोटे उत्पादकों को जब तक छूट दी जाए जब तक कि वह किससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार ना हो जाए। जितने भी बड़े उत्पादक है, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जब तक वो उनसे प्रतिस्पर्धा करने के काबिल ना हो जाए, लायक ना हो जाए, तब तक उन्हें क्या मिलना चाहिए? सब्सिडी, कुछ छूट मिलना चाहिए, चाहे वो तकनीकी मदद हो, चाहे वो निवेश की मदद हो या टैक्स की मदद हो। ऐसी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। न्याय संगत नियमों के लिए समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर डब्ल्यूटीओ में विकसित देशों के वर्चस्व के खिलाफ बातचीत करना। अब जैसे जितने भी विकासशील देश हैं, मतलब जो विकास कर चुके हैं, काफी अच्छा जो विकासशील हैं, जिनमें कोई विकास की जरूरत नहीं है, तो जैसे अमेरिका हो गया, है ना, जापान हो गया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये विकासशील कंट्रीज है। तो वहां के जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब भारत में आए तो उन्हें जितने भी भारत में काम करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ छूट दें, है ना, और उनको उनका जो भी मतलब जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी श्रम उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर, जो भी एम्प्लॉयज उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी वो पूरी जिम्मेदारी ले। और जितने भी विकसित देशों के वर्चस्व के खिलाफ बातचीत करे कि ये वर्चस्व वाले देश हैं, तो इनकी जब कंपनियां भारत में आई या भारत या किसी भी छोटे देश से उनके देश में जाए तो उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए और न्यायपूर्वक उनका भी काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने भी विकसित देश हैं सिर्फ उन्हीं की ही बात सुनी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत में नई आर्थिक नीति उदारीकरण कब लागू की गई थी। ये आईएमपी है, ये 2024 2026 में आया हुआ प्रश्न है, 2026 में आया हुआ प्रश्न है। ये बहुविकल्प में भी आता है और ये एक शब्द में उत्तर में तो जरूर आता ही आता है। भारत में नई आर्थिक नीति उदारीकरण कब लागू की गई थी? इसका जवाब 5 सेकंड दे रही हूं, फटाफट से कमेंट करो 5 सेकंड्स में, जल्दी से कमेंट करना है 5 सेकंड्स में। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5। चलिए इसका उत्तर है 1991 में। जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उनका आंसर सही है, थम्स अप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान है, आईएमपी है, ये 2023 से लेके 2026 तक आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न एक शब्द में उत्तर 2 में आता ही आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? घरेलू निवेश, सरकारी निवेश, विदेशी निवेश, व्यक्तिगत निवेश। 5 सेकेंड्स काम डाउन। आई थिंक जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास 1 अटेंड करी है वो तो बिल्कुल ही आंसर दे देंगे। चलिए 1 2 3 4 5 उसको कहते हैं विदेशी निवेश। अब जिनका आंसर सही है वो फटाफट से थम्स अप ले लो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज कंपनियां, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन सरपंच की बात जब हमने करी थी, है ना, जिस सरपंच की बात हमने करी थी, WTO विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 5 सेकेंड्स। अगेन आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं हम। चलिए आपके 5 सेकेंड ले लीजिए।
फटाफट से बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ, ये प्रश्न भी 2024 और 25 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए स्टार IMP। चलिए फटाफट कौन बता रहे हैं आंसर, हो गए 5 सेकेंड्स। न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा की स्विट्जरलैंड में है बी। ठीक है, थम्स अप जिनका आंसर सही है उनके लिए थम्स अप। चलिए नेक्स्ट, विदेशी व्यापार क्या है बच्चों। ये वाला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये 2022 2022 2023 2025 में आया हुआ प्रश्न है। लगातार 3 साल तक ये प्रश्न आया है, IMP है। विदेशी व्यापार क्या है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं, पर अब आपको लिखना कैसे है ये बिल्कुल माइंड में आप रख लो कि सबसे पहले आप विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड का सरल शब्दों में अर्थ, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय मतलब व्यापार से है। जब एक देश को व्यापारी, नागरिक या सरकार दूसरे देश के व्यापारियों, नागरिकों या सरकार के साथ व्यापार करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कभी कभी यहाँ पे लिखा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, आपका जो उत्तर है वो यही होगा, जो आपका उत्तर है वो यही होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार आसान भाषा में इसे विदेशी व्यापार कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो ये है ना। अब अगर इसमें आ जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है या MNCs कंपनियां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या विदेशी कंपनियां होती है, तो हाँ उन्हें विदेशी कंपनियां कहते हैं, जो बहुराष्ट्रीय जो दूसरे देशों में भी होती हैं। आ गया ये प्रश्न जिसकी मैं बात कर रही थी, ये भी IMP है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो ये वाला प्रश्न 2022-23 को छोड़ के 2024, 2025 और 26 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए 1 2 3 4 साल से आ रहा है प्रश्न, तो ये आप IMP है, स्टार बना लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यदि हम बात करें MNCs कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, मतलब चाहे वो भारत ले लो, चाहे वो चाइना ले लो, चाहे वो रशिया ले लो, चाहे वो अमेरिका ले लो, एक दो या दो से अधिक देशों में जो कंपनियां उत्पादन करती हैं या अपना नियंत्रण रखती है, उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, स्वामित्व मतलब अपना अधिकार रखती हैं। स्वामित्व यहाँ की जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है और जो उसका मालिकाना हक है, जो बहुराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है, वो कंपनियां होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां उन क्षेत्रों में कार्यालय और कारखाना स्थापित करती हैं। किन जगहों पे, किन क्षेत्रों पे, जहां उन्हें सस्ता श्रम और संसाधन मिल सके, जैसे जल है ना, और नए नए तरीके की तकनीकें है ना, उसके बाद श्रम हो गया, मजदूर हो गए, जो उन्हें जिस जगह पर उन्हें आसानी से मिल सके, उसी जगह जहां उन्हें सस्ता
श्रम और संसाधन मिल सके, जैसे टाटा मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इसमें आप लेस भी ऐड कर सकते हैं, है ना। इसमें आप इन्फोसिस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक असाइनमेंट दे रही है मैम, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। ये असाइनमेंट ये है कि आपको 5 ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखना है जो भारत की है, पर वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और भारत में ऐसी 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेश की है, उनके नाम लिखना है। समझ में आया? मतलब 5 आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखने हैं जो भारत की हैं, ठीक है। कहाँ की है? भारत की है। और 5 ऐसी कंपनियों के नाम लिखने हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो हैं, पर वो कौन सी कंपनियां हैं? विदेशी कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं बच्चों? जो विदेशी कंपनियां हैं। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें आप जब एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है टाटा मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, तो आपको मार्क्स पूरे पूरे जरूर मिलते हैं। आपका 1 मार्क तो डेफिनेशन का हो गया, 1 मार्क उसको एक्सप्लेन करने का हो गया, और बाकी 1 मार्क आपके एग्जाम्पल का हो गया। जो 3 मार्क है वो आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। 3 अंक की यदि मैं बात करूं तो वो आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं। कैसे? जब आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखते हैं। इसीलिए मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोला है। कौन सी लिस्ट बनानी है? 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत की है और 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेश की हैं, है ना। उनके आपको क्या लिखने हैं? उनके आपको नाम लिखने हैं। चलिए, हमने ये जो प्रश्न करे हैं ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारा पहला प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न हमने एमसीक्यू करे हैं, ये दूसरा हमारा एमसीक्यू था और ये हमारा तीसरा एमसीक्यू था। इसके बाद हमने 3 अंकों वाले, 4 अंकों वाले प्रश्न करे हैं। अच्छा, कभी कभार जब प्रश्न घुमा के आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये वाला टॉपिक तो दिमाग में ही नहीं आया, अब हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या होता है, जब आप कोई भी प्रश्न को पढ़ते हुए, जैसे बहुराष्ट्र लिखाया, बहुराष्ट्र कहाँ पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था? वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ा था, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें क्या बताया था? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करो। अब जो आपको लिस्ट में बनवा रही हूँ, यदि आपको वो याद रहेगा कि हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, तो आपको इजीली पूरा प्रश्न का उत्तर लिखना आ जाएगा विथ एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 से 1.5 मार्क मिल ही जाता है। एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि हम कोई भी एग्जाम्पल लिख रहे हो, पूछा जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में और आप लिख रहे हो रामलाल के समोसे की दुकान, श्यामलाल के समोसे की दुकान, तो ऐसा नहीं है। आपको परफेक्ट एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिस्ट बनाने का बोल रही हूं कि आप जब वो लिस्ट बनाएंगे तो आप इजीली आंसर लिख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं, व्हेन टीचर सेज, जब टीचर कहता है, क्या कहता है? ये एग्जाम बहुत इजी है। जब भी आपके पास एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, या एग्जाम जब आप स्कूल में बैठ के क्वार्टरली एग्जाम देते हो, हाफ ईयरली एग्जाम देते हो, तो या टेस्ट देते हो, है ना, क्लास में टेस्ट चलते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट चलते हैं, या सरप्राइज टेस्ट हो गया है, तो उस जगह पे क्या होता है, जब टीचर आपको प्रश्न पत्र देता है ना, एग्जाम पेपर देता है, तो बोलता है अरे बहुत ईजी है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। अब जो बच्चे
जिन स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनका फेस ऐसा हो जाएगा। अब आफ्टर एग्जाम क्वेश्चन पेपर किस प्लैनेट का था, अरे ये क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया कहां से, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये तो एमपी बोर्ड की हमारी क्लास की जो बुक है उसमें भी नहीं है, तो कैसे आंसर देंगे। इसीलिए बच्चों जब आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हो, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हो, तो क्या होता है, आप सब कुछ इजीली लिख पाते हो और आपकी कंडीशन ये नहीं होती है। तो जिन भी बच्चों की ये कंडीशन हो जाती है, फटाफट कमेंट करो कि हाँ ये मेरी स्थिति हो जाती है कभी कभार। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सिलेबस है, बहुत आराम से, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एक एक चैप्टर को, यदि आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो कि मैम ये डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए, या ये टॉपिक कवर नहीं कर पाए हैं, या ये टॉपिक में मुझे अभी भी डाउट है, कमेंट करो। क्लास देखो, जितने अच्छे से आप क्लास देखोगे, डाउट लिखोगे, उसी टाइम आपको जब भी हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है तो समझ लीजिए हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और यदि आपको क्वेश्चन मार्क ही नहीं आ रहा है, क्या क्यों कैसे नहीं आ रहा है, तो उत्तर आप कैसे लिखोगे। तो हमेशा ये मान के चलो कि यदि कंफ्यूजन आ रहा है तो वो क्लियर भी जरूर होगा। कैसे होगा, क्लासेस अटेंड करने से होगा, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। अब हमने क्लास तो देख ली, क्लास में नो डाउट आपको पूरा याद भी हो गया, पर जब आप रिवीजन करते हो तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या याद हो चुका है ना। तो कुल मिलाकर बात यही है। अच्छा, वो बच्चे जरूर कमेंट करना, या आपके कोई दोस्त हो उन्होंने ऐसा इंसिडेंट शेयर करा हो तो उनका नाम भी जरूर डालना, उन्होंने बताना कि देख क्लास में हम ऐसी चीजें भी डिस्कस करते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, फटाफट से सभी बच्चे अपने दोस्तों को बोलेंगे कि हम विनर्स ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म की क्लासेस अटेंड करते हैं और हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और सारे चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं, है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। आज हमने जो वैश्वीकरण और भारतीय भारत अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। जो नया टॉपिक रहेगा, नया चैप्टर रहेगा, ये वाला जो टॉपिक था बहुत छोटा था, इसमें हमने PYQs भी कवर करे हैं, तो वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये PYQs डेफिनेटली 3 से 4 साल में लगातार आए ही आए हैं, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए अब मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सारे टेलीग्राम चैनल्स को, ताकि आपको सारी अपडेट्स और सारे नोट्स सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मिल जाएं। उसके बाद आप जुड़ चुके हैं विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से, है ना। आपके फ्रेंड्स को भी फटाफट बोलिए कि जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ, है ना, ताकि सारे कंसेप्ट डाउट्स क्लियर हो और बोर्ड के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करें और कोई टेंशन नहीं रहे। हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइए बच्चों फटाफट से, ताकि आपको दूसरी क्लासेस की भी अपडेट्स मिलती रहे, है ना। हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्दी से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।